नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले 72 घंटे दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा ये युद्ध मेक या ब्रेक वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। बहुत सारे एनालिस्टों का यह मानना है कि जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सारे असेसमेंट से बाहर जाकर परफॉर्म किया है, जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल को लगभग कोने में लगा दिया है, तो उस डेस्परेशन में अब अमेरिका कुछ भी कर सकता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 48 घंटे का समय दिया, फिर 5 दिन का समय दिया। दरअसल वो समय किसी पीस टॉक के लिए नहीं था, वो अपनी तैयारियां कर रहे थे। और इस दौरान क्या क्या हुआ उस पर चर्चा होगी, और आने वाले समय में क्या क्या संभावनाएं हैं उसके ऊपर चर्चा होगी, और बात होगी कि क्या इस युद्ध में अब न्यूक्लियर भी एक ऑप्शन है। क्या वो ऑन द टेबल ऑप्शन है? क्योंकि कुवैत और कतर ने जिस तरीके से अपने रेजिडेंट के लिए एडवाइजरी जारी की है, उससे तो यह लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या तैयारियां चल रही हैं, और पाकिस्तान का कौन सा प्रोपेगेंडा फिर से एक बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बस्ट हुआ, उसके ऊपर भी बात होगी। पहले बात अमेरिका और ईरान की। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का एक समय दिया, एक विंडो दी कि भैया ईरान के साथ हम बैठ के मध्यस्थता कर सकते हैं। एक 15 पॉइंट एजेंडा दिया कि भैया ये चीजें हो जानी चाहिए। ईरान ने उसके एवज में 5 पॉइंट का एजेंडा दिया, और वो 5 पॉइंट अमेरिका तो कम से कम उनमें से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो वो मान सकता था। जब ये युद्ध शुरू हुआ जिस दिन 28 तारीख को, 27 तारीख को जो बैठक हो रही थी, उसमें ईरान ने लगभग सारी मांगे मान ली थी, सिवाय एक के कि वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी की गारंटी है। उसने ये तक कह दिया था कि मेरा जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो किसी थर्ड कंट्री में जाकर एनरिच हो जाए और आकर फिर मेरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लगे, तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और संभवतः वो रशिया में उसके लिए तैयार था। लेकिन अमेरिका और इजराइल का असेसमेंट कुछ और था, और उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। उन्हें यह लगा कि फर्स्ट स्ट्राइक में जो रिजीम है, उसका हेड है, उसे हम गिरा देंगे, उसके बाद जो चाहेंगे हम वो कर लेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। जिस तरीके से आईआरजीसी फ्रेगमेंटेड होकर लड़ रही है, अब अमेरिका और इजराइल को बहुत समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब इस युद्ध को जो ट्रंप है वो एक निर्णायक स्तर पर ले जाना चाहते हैं। उसका कारण है वो इस युद्ध को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर अमेरिका यह युद्ध बीच में छोड़कर जाता है, जो उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान है कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, उसको हैम्पर होगा। जो पेट्रो डॉलर की मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो इसी एरिया के जितने जीसीसी कंट्रीज हैं उनके सहयोग से वो पेट्रो डॉलर टिका हुआ है, अंतरराष्ट्रीय करेंसी बनी हुई है, इसलिए वो सब चीजें चल रही हैं। दूसरा, जिस तरीके से ट्रंप को कोने में लगाया गया है ईरान के द्वारा, जो उसका एक गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप स्टाइल चल रहा है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ईगो वाला व्यक्ति है। अगर आप उस पर प्रेशर बनाएंगे तो वो डबल डाउन होकर आपके पास आएगा। उसको ये चीज समझ नहीं आती है कि हार हो गई है। अब ये उस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसके लिए डिस्ट्रक्शन हो कंस्ट्रक्शन हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसकी ईगो आपने हर्ट की तो वो आपको जवाब देगा। इसलिए हर एक ऑप्शन अब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर एग्जीक्यूट करना चाहेगा। उसके लिए कुछ अमेरिका का नुकसान हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके पास ये बेचने के लिए होना चाहिए कि भैया मैं जीता हूं। बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारेगा, कुछ सैनिक अगर उसके बॉडी बैग्स पहुंचेंगे उसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान होगा, ऑलरेडी जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है, उसको नुकसान हुआ, ठीक है, कोई नहीं, 14 महीने खड़े रहेंगे, ठीक करा दूंगा, लेकिन मुझे ये युद्ध जीतना है। जो वो ईगो है उसको लेकर वो चल रहा है। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप को ये टेंशन नहीं है कि मुझे अगले चुनाव में जाना है, क्योंकि उसकी तो सेकंड टर्म की प्रेसिडेंसी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिड टर्म आएंगे, ठीक है, देख लेंगे। लेकिन उससे पहले जो यहूदी लॉबी ने उसे जो पैसा दिया है, जो उसका दामाद है जेरेड कुशनर, वो खुद यहूदी है, उसके आसपास के जितने लोग हैं, जो पूरी लॉबी जिसने उसे प्रेसिडेंट बनाया, जिस चीज के लिए बनाया, ईरान के लिए, एक महिला थी, उसने कितने 600-700 मिलियन डॉलर दिए थे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान चुनाव के, सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के साथ कि आपको गजा और ईरान खाली करके देना है।
तो मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए हर एक ऑप्शन अब टेबल के ऊपर है। इसलिए ये युद्ध निर्णायक होगा, अगले 72 घंटे में होगा, 15 दिन में होगा, 1 महीने में होगा, नहीं पता। अमेरिका को किसी भी लास्ट ऑप्शन तक जाना पड़े वो जाएगा, क्योंकि वो यहां से आधी अधूरी जीत लेकर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल हो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर एक बार को ट्रंप भी पीछे हटता है, नेतन्याहू नहीं हटने देगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देगा, अमेरिका में कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा बेंजामिन नेतन्याहू कर देगा, जो लॉबी पीछे है इस युद्ध के, जो चाहती है, MIC है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो ऑयल लॉबी है, जो चाहती है ईरानियन ऑयल हमारे पास आए, वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अमेरिका के अंदर कर देगा, ताकि अमेरिका की मजबूरी हो जाए इस युद्ध में बने रहना। और अमेरिका के लिए आज के समय में यह जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए जरूरी है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हो गई है, पहले बंद नहीं थी, अब बंद हो गई है, उसको खुलवाना। अभी उनके सेनेट में कोई बोल रहा था, उनका सेनेटर, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पहुंचता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का प्रयास करता है, तो एक दिन का खर्चा $2 बिलियन है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप $200 बिलियन अपनी जो कांग्रेस है उससे पास कराना चाह रहा है कि $200 बिलियन और आ जाए, क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, क्योंकि उसके जो संगी साथी है, नेटो अलाइज हैं, जो ये GCC कंट्रीज हैं, जिनसे पिछले साल ही $4 ट्रिलियन लेके गया था ना, कतर वालों ने तो प्लेन भी दे दिया था, तो उनका जो दबाव है उसके लिए उसे ये खुलवाना है, और उसे खुलवाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगा। इसलिए अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो जो डेस्परेशन लेवल है, इजराइल का हो या अमेरिका का हो, इजराइल में भी मैं कोई मेयर थे, उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू, अगर तुम्हारे से ये नहीं निपट रहा है तो पीछे हट जाओ, कैसे निपटाओ, लेकिन जल्दी से रैप अप करो, क्योंकि जितना नुकसान हमें इजराइल के अंदर हो रहा है उसे हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। जितना नुकसान इकोनॉमिकली अमेरिका और उसके अलाइज को हो रहा है, अमेरिका सहन नहीं कर पाएगा। या तो कुछ थोड़े बहुत समय के लिए रिट्रीट होगा, फिर रीएस्केलेशन होगा, या अभी इसको निपटाना है। और इजराइल चाहता है कि दोबारा रीएस्केलेशन वगैरह कुछ ना हो, अभी निपटाओ इसे, अभी इसका खत्म करो मामला। इसीलिए यहां से चीजें थोड़ी अब एस्केलेट होंगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अभी हमें एक लंबे दौर में, इस जो परेशानी का लंबा दौर है ना, इसे झेलना होगा, क्योंकि अब बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात चल रही है। अमेरिका जिस तरीके से धीरे धीरे, उसने समय लिया 5 दिन का, और डोनाल्ड ट्रंप को तो यह भी तो लगता है ना कि भैया मैं दुनिया को फेवर कर रहा हूं, मैं कोई महान व्यक्ति हूं। और इजरायली और जो क्रिश्चियन लॉबी है अमेरिका में, उनमें एक बड़ा विश्वास यह है कि जब तक हम इस एरिया को कब्जा नहीं कर लेते, तब तक वो जो आर्मगेडन है, जो कयामत वाला दिन है, वो नहीं आएगा। तो जो रिलीजियस एंगल है, जो रिलीजियस फेनेटिक पीछे खड़े हैं, वो भी इसको पुश कर रहे हैं कि भैया अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी निपटाओ इसे। इसलिए यहां से अगले 3 दिन 4 दिन उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट किया अभी इस शो पे आने से पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही किया, कि ईरानियन नेगोशिएटर से बात चल रही है, बहुत स्ट्रेंज व्यवहार कर रहे हैं, हमसे डील के लिए बैक कर रहे हैं, और पब्लिकली कह रहे हैं कि हाँ हम प्रपोजल देख रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर जिस तरह की ये बात कर रहा है, साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी नेगोशिएशन चाहते ही नहीं, और ईरानियन बेवकूफ नहीं है। आप 2 बार उन्हें नेगोशिएशन टेबल पर लाकर 2 बार हमला कर चुके, एक बार पिछले साल, एक बार इस साल। तो ईरानियन भी अब तुम्हारे साथ खेल रहे हैं कि ठीक है नेगोशिएशन कर लेते हैं। और जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है अरागाची, उसने कहा कि एक्सचेंज ऑफ मैसेज का मतलब ये नहीं है कि नेगोशिएशन है, तुमने कुछ कहा हमने कुछ कहा, इसका मतलब ये नहीं है नेगोशिएशन हो रही है। नेगोशिएशन पे तो बैठते हैं जो स्टेक होल्डर है, जिसकी चलती है हमारे देश में, जब वो बैठे या उसका मैसेंजर बैठे तब होगी नेगोशिएशन। हमारी तरफ से तो ऐसा कोई नहीं गया, तो कौन सा नेगोशिएशन? कोई नेगोशिएशन नहीं। और ये, और अमेरिका को भी पता है, ईरान को भी पता है। अमेरिका इन 5 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रहा है।
यूएसएस त्रिपोली ऑलरेडी इस इलाके की तरफ पहुंच चुका है, यूएसएस बॉक्सर और कई सारे और शिप्स हैं, और ये एम्फीबियस शिप्स हैं जो आपको चोंच से दिखाई दे रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यहां से यूएसएस त्रिपोली एंटर करेगा। और जो ऊपर रेड डॉट रेड सर्कल दिखाई दे रहा है वो खरग आइलैंड है। कहा जा रहा है कि उसके ऊपर आपको कब्जा करना है, क्योंकि वहां से 90% ऑफ ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट होता है, यहां से निकलता है, मतलब एक्सपोर्ट के लिए जाता है। तो भैया अगर यहां से यूएसएस त्रिपोली एंटर करेगा और वहां पहुंचेगा 1000-1200 किलोमीटर, 800-1000 जितना भी किलोमीटर है, तो भैया वो तो सिटिंग डक होगा ईरानियन अटैक के लिए, उनकी स्पीड बोट्स के लिए, उनकी सबमरीन्स के लिए, जो 2-4-5 आदमी, उनकी सबमरीन भी क्या है, 2-4-5 आदमी बैठे आराम से बैठे, 1-2 मिसाइल छोड़ी और भाग के वापस आ गए। तो आप 1000 किलोमीटर कम से कम 3 दिन तैर कर, 2 दिन तैर कर वहां तक जाएंगे अपने यूएसएस त्रिपोली को लेकर, तो क्या होगा? तो कहा जा रहा है कि इसीलिए भैया ये तो जाएगा, ये तो कहीं ना कहीं डॉक होगा उसके आसपास। इसके अलावा 82 एयरबॉर्न डिवीजन है, वो भी आ रही है खरग आइलैंड के ऊपर उसको कब्जा करने के लिए। डेल्टा फोर्स है, सील 6 की टीम है, 82 एयरबॉर्न डिवीजन है, और बहुत सारी चीजें हैं जो अब धीरे धीरे ईरान की तरफ बढ़ रही है, मरीन्स पहुंच रहे हैं। और जो प्राइम टारगेट है फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का वो ये है कि किसी भी तरीके से जो एनरिच्ड यूरेनियम है, 60% एनरिच्ड यूरेनियम का जो भंडार है, उसको एक तरीके से वहां से उठाया जाए और कहीं और ट्रांसपोर्ट किया जाए, मतलब ईरान से बाहर निकाला जाए। फिर इनकी जितनी भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, मिसाइल की जो डिपोज हैं जहां से भी लॉन्च होते हैं, उन सबको नष्ट किया जाए और तेहरान को एक तरीके से अपने अधीन लिया जाए, और फिर ये दिखाया जाए कि भैया कैपिटल पे हमारा कब्जा है, यहां से हम सरकार चला रहे हैं, और इस तरीके से वापस से ईरान को कैप्चर करने की तैयारी है। लेकिन जिस तरीके से आईआरजीसी फ्रेगमेंटेड है, 31 यूनिट अलग अलग तरीके से काम कर रही है, और अब तो खमेनी का बेटा भी आ गया है और सब लोग लगे हुए हैं, संभावनाएं अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब बॉडी बैग निश्चित तौर पर अमेरिका पहुंचने और ठीक ठाक संख्या में पहुंचने हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी टेरेन है ईरान के अंदर, सस्टेन बहुत समय तक कर नहीं पाएंगे। और अगर चीजें ईरान के हाथ से बाहर निकलती हैं, ईरान को लगता है कि भैया अब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो डर्टी बॉम्ब भी चल सकता है। क्या इसीलिए कि डर्टी बॉम्ब चलने की संभावना यह है, या फिर अगर इतनी बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंच जाते हैं या इजराइल पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो मरीन ऑपरेशन है ये भी कामयाब नहीं हो रहा, एम्फीबियस ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हो रहा, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं चल पा रहे हैं, तो क्या वहां पर भी डेस्परेशन में हिरोशिमा नागासाकी बनाया जा सकता है? इजराइल वो डेस्परेशन दिखा सकता है, क्योंकि उसके लिए और इजराइल ईरान के लिए, दोनों के लिए सर्वाइवल की जंग है, और अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि अगर ईरान यथास्थिति में इस चीज को छोड़कर अमेरिका बाहर निकलता है तो भैया ईरान का अपर हैंड हो जाएगा। जितने जीसीसी कंट्री है सारे साथ छोड़ देंगे अमेरिका का, जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी निकाल लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर क्या करोगे? तो आपको एक कंक्लूसिव एंड इसको देना ही पड़ेगा। तो क्या ईरान की तरफ से डर्टी बॉम्ब चल सकता है? क्या अमेरिका इजराइल की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है कि भैया अब लगे कि नहीं, अब हाथ संभल नहीं पा रहे, बात निपटाओ इसे? और क्या इसी डर से कुवैत और कतर ने अपने नागरिकों को यह कहा है कि भैया रेडिएशन का खतरा आप तक नहीं पहुंचेगा? अचानक से एडवाइजरी क्यों जारी की जा रही है? अचानक से क्यों कहा जा रहा है कि भैया रेडिएशन आ सकता है? क्योंकि अगर ईरान के अंदर कुछ भी ऐसा होता है, ईरान की तरफ से या उनकी तरफ से, तो रेडिएशन का खतरा आसपास के जितने देश हैं सबके ऊपर है। कुवैत, यूएई, सऊदी, पाकिस्तान का भी जो सिस्तान बलूचिस्तान वाला इलाका है वो, कुछ अफगानिस्तान, हवा किस तरफ की चलेगी उस पर डिपेंड है। और अगर वो जो पर्शियन गल्फ है वहां कुछ ऐसा होता है तो वो पूरा का पूरा पानी कंटेमिनेट हो जाएगा जहां से इन देशों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चलते हैं। तो इन सब चीजों के लिए विचार किया जा रहा है, इन सब ऑप्शंस को देखा जा रहा है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए अगले 72 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में हर जगह मीटिंगों का दौर जारी है।
आज भारत में ऑल पार्टी मीटिंग है जिसमें राजनाथ सिंह जी, किरण रिजिजू और विक्रम मिश्री जी बैठेंगे। पाकिस्तान में ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, वहां इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। बहुत सारे देश हैं जहां हमारे अपने अपने यहां इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, क्योंकि आपको 3 दिन बाद 4 दिन बाद क्या होना है और क्या संभावनाएं, क्या क्या हो सकता है। देखो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो यूएस को पता है या ईरान को पता है या जो लोग वहां हैं, लेकिन जो बाकी अफेक्टेड देश हो सकते हैं वो तो उसके लिए तैयारी करेंगे ना। प्रधानमंत्री ने कल सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है ताकि एक टीम इंडिया बनाई जा सके और अगर कोई इस तरह की दिक्कत आती है उसके लिए तैयारी की जा सके। कारण मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुस जाता है अमेरिका, और घुसेगा क्योंकि उसे खाली कराना है, उसे ईरान के होल्ड से बाहर निकालना है। तो ईरान के जो प्रॉक्सी हैं हुती, वो रेड सी का रास्ता बंद कर देंगे। तो अब कुछ थोड़ा बहुत तेल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तो कुछ भी नहीं आ पा रहा लगभग, उसने ठीक है, ईरान ने कह दिया हम 5 देश ऐसे हैं, भारत है, रशिया है, चाइना है, इराक है, पाकिस्तान है और अब स्पेन है, मतलब 6 देश ऐसे हैं जिनके लिए हम पास होने देंगे। तो उसके अलावा तो किसी का तेल नहीं निकल रहा, लेकिन रेड सी से आ रहा है। अगर वहां हुती चालू हो गए तो वो भी बंद हो जाएगा। 20-30% आता है आपका हॉर्मूज से, 12-14% आता है आपका रेड सी से। अगर वो दोनों ही बंद हो गए तो दुनिया का लगभग 30-35%, 35-40% का तेल जो है वो बंद हो जाएगा, क्रूड बंद हो जाएगा, गैस बंद हो जाएगी। तो उसके लिए आपका क्या कंटिजेंसी प्लान है? तो उन सब चीजों के लिए पूरी दुनिया में इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही है। कल को वहां युद्ध एस्केलेट होता है और न्यूक्लियर ऑप्शंस अगर वहां पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो दुनिया किस तरीके से रिएक्ट करेगी, उसके लिए दुनिया तैयारी कर रही है। इसलिए अगले जो 72 घंटे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद क्या होना है, और स्थिति यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर एक दवाई है पर्शियन ब्लू करके। अगर कहीं रेडियो एक्टिविटी फैल जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें ये दवाई ली जाती है। भारत में बहुत सारा कोटेशन भेजा जा रहा है कि साहब ये दवाई खरीदनी है, क्योंकि डीआरडीओ ने डेवलप की और उसके लिए 2023 से बाकायदा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चल रहा है कि भैया अगर हमें यहां कुछ होता है तो हमें ये दवाइयों का स्टॉक चाहिए होगा। स्थिति वहां तक पहुंच गई है क्योंकि थेलियम है, सीजियम 137 है, वो जब आप दवाई खाते हैं तो आपके मलमूत्र के माध्यम से वो उसको निकालने में मदद करती है। तो उसकी डिमांड वेस्ट एशिया में बढ़ रही है। तो हर तरह के ऑप्शन के लिए वो लोग तैयार कर रहे हैं। सिर्फ तेल, गैस, यूरिया ये सब नहीं है। भारत के लगभग 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं। भारत का रेमिटेंस का एक बड़ा हिस्सा वहां से आता है। भारत का एक्सपोर्ट बड़ा संख्या में वहां होता है। निश्चित तौर पर उसका नुकसान भारत को होगा। इसलिए ये सब चीजें चल रही है। इसके अलावा जो फेड रिजर्व है, फेडरल बैंक है अमेरिका का, 1971 के बाद इतने बड़े स्तर पर बॉन्ड जो जारी हो रहे हैं, यानी पैसा उठाया जा रहा है मार्केट से, 1971 के बाद इतने बड़े स्तर पर हुआ नहीं। और कहीं छोटी छोटी एक उड़ती खबर यह भी आई है कि जो सऊदी अरब का रॉयल पैलेस है उसमें भी शायद गोलियां चली हैं। क्या तख्ता पलट का प्रयास हुआ है? जो भी हुआ है, खबरें दबा दी गई। यानी कि पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर चल रही हैं। और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, पीस टॉक के लिए ईरान का जो विदेश मंत्री है अरागाची और जो वहां का स्पीकर है गलीफ बाफ, वो आए थे और हुआ ये कि भैया इजराइल इन्हें मारने वाला था और हमने बचा लिया। और ये खबर आती है रॉयटर्स में, और रॉयटर्स में जो ये खबर है, ये लिखने वाली जो महिला है अरीबा शहीद, ये पाकिस्तान की मूल की महिला है। और खबर ये चला दी कि देखो हमने ईरानियों को बचा लिया। सिर्फ और सिर्फ ये मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए फैलाई जा रही है ताकि जो पाकिस्तान के अंदर शिया मुसलमान हैं वो आसिम मुनीर के खिलाफ ना खड़े हो जाए। ये उन्हें दिखा रहा है कि भैया देखो हमने शियाओं को बचा लिया, और ये प्रोपेगेंडा चला रहा है।
और ये अलग बात है कि ठीक 2 दिन पहले यरूशलेम पोस्ट इसके लिए बाकायदा पोस्ट करती है कि भैया हमने 2 लोग अपनी किल लिस्ट से निकाल दिए हैं, हम उनके ऊपर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमसे उन्हें चर्चा करनी है, और ये 2 नाम उसके अंदर है। यही 2 नाम हैं जिन्होंने किल लिस्ट से बाहर निकाल दिया 2-3 दिन पहले, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं हमने बचा लिया, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जिस तरह का ग्राउंड ऑपरेशन या जिस तरह का भी ऑपरेशन, एयरबॉर्न हो, ग्राउंड हो, जो भी हो, ऑपरेशन अमेरिका ईरान के अंदर करेगा, उसमें पाकिस्तान के सहयोग के बिना वो नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की शिया पॉपुलेशन जिस तरीके से खड़ा होगी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, और भारत के भी सारे अखबार, एनडीटीवी, ये वो सब लेके कूद पड़े, अरे देखो अरागाची और ये इसे पाकिस्तान ने बचा लिया, भारत का खड़ा है, भारत का क्या है, भारत कुछ नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान में डेवलपमेंट ये है कि वहां पर जो ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उस पर जो बलूचिस्तान का जो इलाका है, वहां के सारे रेलवे ऑपरेशंस पाकिस्तान ने बंद कर दिए। क्यों कर दिए भैया? मेंटेनेंस 1 पटरी की, 2 पटरी की, 4 पटरी की हो रही होगी, 1 स्टेशन की हो रही होगी, आपने सारा ही ऑपरेशन बंद कर दिया। तो क्या वहां से भी कोई ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है? वहां से भी कोई बेसिस आपने प्रोवाइड कराए हैं जहां से कुछ हो सकता है क्या? और आपको डर है कि यहां अचानक से बलोची ना एक्टिव हो जाए, उधर कार्यक्रम शुरू हो, इन्हें मौका मिल जाए, यहां ये कुछ ना करने लगे। तो कम से कम सारी चीजें जिस तरफ इशारा कर रही हैं, वो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगले 72 घंटे में चीजें कोई एक खतरनाक टर्न तो लेने वाली है। और ट्रंप का और खासकर नेतन्याहू का जो डेस्परेशन है, वो कुछ गलत हो सकता है, इसकी प्रबल संभावनाएं बना रही है। ना हो बहुत अच्छा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन इन संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। खैर, जो भी डेवलपमेंट होगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।